वंदे मातरम बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी क्लास 11th में हैं और आपके पास दो बुक्स हैं, माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नॉलेज दी जाएगी कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमी के क्या फंक्शंस होते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप सभी को इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसको किस तरीके से हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप किस तरीके से देखते हैं, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप ये भी जान पाएंगे कि इकोनॉमिक्स को किसने दो पार्ट में डिवाइड किया, हमारे पास क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जिसे हर तरीके की गवर्नमेंट, हर तरीके का नेशन इकोनॉमी जो है उससे डील करती है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमी। आपने इसके बारे में क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि बेटा इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी देखिए क्या है कि हम सिंपल से यहाँ पर एक मीनिंग लिख करके रखे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है और सिस्टम है जिसको हम कह सकते हैं कि बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, सोल्ड एंड बॉट इन अ कंट्री और अ रीजन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इकोनॉमी एक रीजन है, एक पर्टिकुलर स्टेट है जहाँ लोगों को मीन्स ऑफ लिविंग मिलती है। अब मीन्स ऑफ लिविंग इन द सेंस मतलब अगर हमें उस पर्टिकुलर ग्रुप में, उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर्टिकुलर रीजन में रहना है तो हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। हम इसको ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी एक रीजन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम लोग मीन्स ऑफ लिविंग के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो कौन कौन से एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पर करते हैं जिसमें हम इकोनॉमी को जो है यहाँ पर कंपोज कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम इकोनॉमी को क्या करते हैं, हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। देखिए जैसे तीन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है कि इट इज़ अ रीजन वेयर द प्रोडक्शन, वेयर द सेलिंग मीन्स यहाँ पर हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं और क्या करते हैं, उसे परचेस करते हैं। और ये बेसिक एक्टिविटीज़ है, मतलब कोई बेच रहा है, कोई ख़रीद रहा है, यानी प्रोडक्शन, कंजप्शन, ठीक है, एक्सचेंज हम जब किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो हम पैसा देते हैं, गुड्स लेते हैं, हम एक्सचेंज फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो देयर आर सम बेसिक फंक्शंस जो हमारे इकोनॉमी में होते हैं, और अगर वो कहीं पर भी किसी भी रीजन में हो रहे हैं, किसी भी कंट्री में हो रहे हैं, किसी भी स्टेट में हो रहे हैं, तो उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। सो ओवरऑल बच्चों आप लोग इकोनॉमी का मतलब समझ गए होंगे। अब मैं इसके फंक्शन के बारे में आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगा। अगर हम लोग इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करें तो बेटा देखो यहाँ पर हमको बेसिक कुछ फंक्शंस पढ़ने हैं। दीज आर द वाइटल फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी। जैसे बच्चों प्रोडक्शन, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में। सेकंड कंपोनेंट, सेकंड फंक्शन कंजप्शन। सेकंड हम लोग समझ लें कि बेटा कंजप्शन क्या होता है। और तीसरा हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए देयर आर थ्री मेन और थ्री वाइटल फंक्शन ऑफ इकोनॉमी। अगर हम इन तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझ लेंगे तो हम ये समझ लेंगे किस तरीके से इकोनॉमी में कौन कौन से फंक्शन होते हैं और ये सब आपस में इंटर रिलेटेड कैसे है। बहुत बेसिक चीज़ों को आपको जानना है, क्योंकि आप जो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, याद रखिएगा कि वो इकोनॉमिक्स अप्लाइड है, मींस हम इसे अप्लाई करते हैं। और जो आपने 10th में पढ़ा था वो इंडियन इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे हम बात करें प्रोडक्शन, तो बेटा व्हाट इज़ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। किसी भी रॉ मटेरियल को अगर हम लोग फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करें, बदल दें, तो उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल है, आप सब इन चीज़ों के बारे में थोड़ा पहले भी पढ़ चुके होंगे। कंजप्शन, कंजप्शन क्या है।
कंजप्शन इज अ प्रोसेस टू यूज समथिंग, या कंजप्शन इज अ प्रोसेस टू यूज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन। कंजप्शन एक प्रोसेस है। हम खाना खाते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, हम अपने ज़रूरत का सामान यूज़ करते हैं, उसे ख़रीदते हैं, मतलब हम उसे यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द कंजप्शन। एंड व्हाट इज़ द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ कंजप्शन? आवर सेटिस्फैक्शन। तो प्रोडक्शन का मतलब हो गया बेटा किस चीज़ों का बनना, और बनने का मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें। अब उसमें हम मशीन लगाते हैं, उसमें हम कैपिटल लगाते हैं, उसमें हम लेबर लगाते हैं, और उसका अल्टीमेट एंड क्या होता है? प्रॉफिट होता है। हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पैसा कमाना है। कंजप्शन का अल्टीमेट एंड क्या हुआ? सेटिस्फैक्शन। हम किसी भी चीज़ को क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट सेटिस्फैक्शन। हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ये दो बातें हो गई बच्चों। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब थोड़ा आराम से समझेंगे हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है बेटा कि देखो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बेसिकली होता क्या है? जब हम प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम किसी चीज़ को बना रहे हैं तो उसमें हमने क्या लगाया? हम लेबर को भी लगाते हैं, हम कैपिटल को भी लगाते हैं, और हम मशीनरी को भी लगाते हैं, हम लैंड बिल्डिंग का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक एंटरप्रेन्योर होता है जो रिस्क लेता है, मेन जो ओनर कह सकते हो, जिसे जो रिस्क लेता है, जो उन पूरे चीज़ों को मैनेज करता है, जो रिस्क लिया, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बेटा एक बात बताओ कि अगर प्रोडक्शन हो रहा है, वो चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं, तो क्या पूरा पैसा जो उस ओनर के पास आएगा वो सब ओनर रख लेगा? वो पूरा ओनर तो रखेगा नहीं। अगर भाई उसने लेबर लगाया तो लेबर को वेजेस देगा कि नहीं देगा? अगर बेटा उसने कैपिटल लगाया, यानी किसी से पैसा मांग करके उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो उस पर वो इंटरेस्ट देगा। अगर मान लीजिए उसने मशीन्स किराए पे ली या फिर लैंड बिल्डिंग को कहीं किराए पे लिया, तो वो किराया देगा। मतलब सब कुछ देने के बाद जो बचेगा वो उसका प्रॉफिट होगा। तो बेटा उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज द एक्टिविटी बाय विच एक ओनर किस तरीके से अपने आए हुए रिवेन्यू को फैक्टर पेमेंट के रूप में क्या करता है? डिवाइड करता है। मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एज, देखो बेटा इधर ऊपर देखो सभी लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एज, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था बेटा? एज रेंट, एज वेजेस, एज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है बेटा, इन चार तरीके से क्या करता है? वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्यों क्यों इन चार तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है? क्योंकि बेटा देखिए, रेंट किसको दे रहा होगा? अगर किसी चीज़ को रेंट पे उसने लिया होगा, कोई भी हो लैंड बिल्डिंग, तो हमारे पास देखिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसीलिए कहे जाते हैं। बेसिकली देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे अगर किसी से हम लैंड ले रहे हैं तो रेंट देंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई लेबर है तो उसे क्या देते हैं बेटा? वेजेस देते हैं। अगर हम किसी से कैपिटल ले रहे होंगे तो कैपिटल में क्या देंगे? इंटरेस्ट। और जो एंटरप्रेन्योर होगा और जो ओनर होगा, जिसने रिस्क ली है, जिसने रिस्क लिया है, उसे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। यानी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जिसने क्या किया है? रिस्क लिया है। तो बेटा ये सिंपल कॉन्सेप्ट था इकोनॉमी का। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इकोनॉमी एक रीजन जहां पर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। क्यों? फॉर अवर लाइवलीहुड, फॉर द मीन ऑफ लिविंग। ठीक है, और उसमें ये फंक्शंस थे क्या? प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बेटा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो फिर कोई कैसे पैसा कमाएगा? हम भी अगर मान लीजिए कहीं जॉब करते हैं या कोई भी कहीं जॉब करता है तो वो उस डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है।
मुझे सैलरी मिलती है, प्रोडक्ट बिकने के बाद जो पैसा आता है मुझे सैलरी मिलती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो क्या हुआ, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी तरीके से इकोनॉमी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। ठीक है, चलो बच्चों, नेक्स्ट इकोनॉमी को बच्चों जानने के बाद अब देखो बेटा, हम तुम्हें समझाएंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। बेटा अगर तुम अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे कि मेरा सब्जेक्ट कहता क्या है, मेरे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो हम इतना जानते हैं कि बायोलॉजी हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स और उनके सिस्टम के बारे में बात करता है। तो बेटा हमें ये भी तो समझना चाहिए ना कि हमारा इकोनॉमिक्स क्या कहता है। सभी लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आपके सामने एक मीनिंग लिखी हुई है, लेकिन इस मीनिंग पे जाने से पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहते हैं। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाए और आप रिजल्ट लेके घर पे पहुँचे, तो आपने अपने फादर से कुछ पैसे की डिमांड की कि हमें कुछ पैसा दे दीजिए, हम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, कुछ कोचिंग में पार्टी करेंगे, या कहीं पर भी हम थोड़ा मूवी देखने जाएंगे। आपने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है कि पापा कुछ पैसा दे दें तो हम उसको खर्च कर लें। अब बेटा ये बताइए कि पापा ने आपको फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये दे दिए, 1,000 रुपये दे दिए। आपके पास ये 1,000 रुपीज़ क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। लिमिटेड रिसोर्स, अब आपने इसमें सोचा है कि हम अपने दोस्तों को पार्टी दें, आप ये भी सोचते हैं कि हम इसमें मूवी जाएं, फिर पार्टी दें, फिर कोचिंग में कुछ सर के लिए भी मिठाई लेकर जाएं। भाई सर ने बड़ी मेहनत की है हमारे साथ, आपके मन में रिस्पेक्ट है, सर के लिए कुछ लेके जाना चाहते हैं। अब वो तो आपको 1,000 रुपये मिला, अब आपको ऐसा लग रहा है कि 1,000 रुपये में ये सारी चीज़ तो देखो पूरी नहीं हो पाएगी। मतलब सबसे पहले आपको क्या फील हुआ, आपको फील हुआ है कि ये जो मेरे पास 1,000 रुपये है ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड है। अब आप सोच के तो बहुत कुछ रखे थे, लेकिन आपको कितना मिला, 1,000, जो आपको कम लग रहा। ज़्यादा मांग नहीं सकते, ज़्यादा मांग नहीं सकते। पापा ने कहा बस 1,000 से ज़्यादा हम नहीं देंगे, ये लिमिटेड रिसोर्स। अच्छा, आपने बहुत कुछ सोच करके रखा था, तो वो जो आपने बहुत कुछ चाहिए आपको, आपने बहुत कुछ सोच के रखा था, वो क्या है, अनलिमिटेड वांट्स, वो है अनलिमिटेड वांट्स। और जो है आपके पास रिसोर्स लिमिटेड। तो बेटा अब तुम क्या करोगे, अब तुम या तो दोस्तों के साथ मूवी देखो, या तो तुम दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में कुछ पार्टी करो, या तो सर के लिए कुछ लेके जाओ या मत जाओ। मतलब कुछ चीज़ों में आप कटौती करेंगे, कुछ चीज़ों में आप क्या करेंगे, वहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि पैसा आपके पास कम है। तो बेटा इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। देखो, मीन्स द एडजस्टमेंट बिटवीन द अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज इज नोन एज इकोनॉमिक्स। बात समझिएगा, मैं इकोनॉमिक्स को कई तरीके से भी डिफाइन करने वाला हूँ, कई तरीके से मैं डिफाइन करने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स को पहला तो ये बताया कि हमारे बीच क्या लिमिटेड रिसोर्स है और क्या अनलिमिटेड रिसोर्स है, दोनों के बीच हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। बेटा और एग्जांपल ले लो, हम सब की लाइफ में 24 घंटे हैं, कोई उसमें 18 घंटा सोता रहता है, 6 घंटा जगता है, कोई बेचारा 18 घंटा काम करता है, 6 घंटा सोता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उस 24 घंटे को कैसे यूज़ कर रहे हैं। सबके पास अपनी एक लिमिटेड इनकम है, सब उसी लिमिटेड में अपना घर चलाते हैं। दैट इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स। कोशिश करते हैं कि घर में सबको खुश रख सकें, जितना हम कमा रहे हैं बच्चों को पढ़ा भी सकें, बच्चों को कपड़ा भी पहना सकें, बच्चों को अच्छा खाना भी खिला सकें। मतलब उसी रिसोर्स में हम एडजस्ट करना चाहते हैं। और बेटा ये जो रिसोर्स का एडजस्टमेंट है यही कहलाता है इकोनॉमिक्स। यानी तुम क्या कह सकते हो, अब देखो सिंपल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज एन एडजस्टमेंट between the limited resource and unlimited wants, between the limited resource and unlimited wants। अब बेटा जब तुमने, अब देखो हम एक और नए तरीके से डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी बात समझो।
अनलिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्स। आपने देखा कि मेरे पास लिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड वांट्स है, तो आपको पता है क्या हुआ? आपको कमी महसूस हुई होगी। अरे यार, इतने पैसे में कैसे काम चलेगा। यानी आपको जो चीज यहां पर अब समझ में आनी है वो है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी इसी को बोलते हैं बच्चों। आप जब अपनी बुक्स में देखेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट दिया होगा स्कैरसिटी। बेटा स्कैरसिटी क्या है? कमी। मतलब क्यों कमी? हम लोगों को कमी महसूस क्यों होती है? क्योंकि हम सब के पास एक लिमिटेड रिसोर्स है। भारत चाहे तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया चाहे तो डिफेंस पे भी खूब पैसा खर्च कर दे, सारी रोड भी बनवा दे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर ले, गरीबों को भी अमीर बना दे। हाउ इट इज़ पॉसिबल? एक समय पे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि हमारे इंडिया के पास भी तो लिमिटेड रिसोर्स है, हमारी जीडीपी लिमिटेड है, सरकार का बजट लिमिटेड है, तो कैसे एक साथ सब कुछ हो सकता है? उसी तरह हमारे जीवन में भी ये चीज़ है। तो बेटा हम सब कमी का सामना करते हैं, हम लोग सब लोग स्कैरसिटी का सामना करते हैं। स्कैरसिटी, इसीलिए इकोनॉमिक्स को दूसरे लैंग्वेज में आप कैसे, दूसरे शब्दों में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इकोनॉमिक्स रिफर्स टू द स्कैरसिटी, द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। बहुत सिंपल अभी मैं बता रहा हूं। इकोनॉमिक, अभी क्या बताया? इकोनॉमिक रिफर्स टू द एडजस्टमेंट बिटवीन द लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। अब क्या बता रहा हूं मैं? इकोनॉमिक्स रिफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। इकोनॉमिक्स इज व्हाट? कोई जनरली पूछे बेटा इकोनॉमिक्स इज व्हाट, तुम बताना इकोनॉमिक्स इज स्कैरसिटी, बात खत्म। इकोनॉमिक्स इज स्कैरसिटी, ये कमी है जिसमें हम आप एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा वही लिखा है, इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच इज कंसर्न विथ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। बेटा एलोकेशन का मतलब क्या होता है? यूज करना, कि हम अपने रिसोर्स को कैसे यूज करें। रिसोर्स को, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन सच अ मैनर दैट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल बी सेटिस्फाइड। भाई हमारी इकोनॉमी में मैंने बताया ना कि बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे पार्ट हैं। हमारे यहाँ प्रोड्यूसर भी हैं जो प्रॉफिट के उम्मीद में बिजनेस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। हमारे यहाँ कंज्यूमर हैं जिनको वांट्स से जो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ क्या है, उसी में गरीब भी हैं, कुछ अमीर भी हैं। गरीब चाहिए कि उनको सोशल वेलफेयर उनको मिलना चाहिए। तो बेटा जो भी सेक्शन है, वीकर सेक्शन, रिच सेक्शन, मिडिल सेक्शन, कोई भी सेक्शन हो, अमीर गरीब, महिला पुरुष, पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा, सबकी अपनी एक वांट्स है, सबका अपना एक डिज़ायर है। और हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स में यही कहता है कि ये जो इकोनॉमी में हमारे रिसोर्स है, जो हमारे पास संसाधन हैं, उसको ऐसे यूज़ करो, ऐसे यूज़ करो कि समाज का, इस इकोनॉमी का हर व्यक्ति सेटिस्फाइड हो, मतलब हर सेक्शन सेटिस्फाइड हो। इसलिए आपने देखा होगा कि सरकार क्या करती है कि अमीरों से टैक्स ज़्यादा लेती है, गरीबों पे वो पैसा खर्च करती है। सरकार जैसे नशीले पदार्थ हैं, अल्कोहलिक आइटम है, उस पर देखिए टैक्स ज़्यादा लेती है, लेकिन जो नेसेसिटी गुड्स हैं, जिससे जीवन चलना है, उसमें टैक्स कम रखती है। क्यों? क्योंकि बेटा वो तो सामान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, अगर तुम एडिक्टेड हो किसी चीज़ के तो हमें ज़्यादा टैक्स दो, अमीर हो, ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो ज़्यादा टैक्स दो, गरीब हो, कम कमा रहे हो तो कम दो। अगर हम गरीबों से ही ज़्यादा टैक्स लेने लगे, अमीरों के बराबर, है ना, तो बताइए कैसे चलेगा? तब क्या हम किसी को सेटिस्फाइड रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। तो बेटा इकोनॉमिक्स क्या है? इट मीन्स सिंपली एन एडजस्टमेंट बिटवीन व्हाट? लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा बच्चों, लिमिटेड रिसोर्स इसमें होता है विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब एक तो रिसोर्स लिमिटेड है, ऊपर से इसके कई यूज हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें ज़मीन की, तो बेटा लैंड क्या है? जितनी हमारी इंडिया की फिजिकल बाउंड्री है उतनी हमारी ज़मीन है। तो लैंड हमारे लिए क्या है? लिमिटेड है। और लिमिटेड है तो उसके कई यूज़ भी हैं। एयरपोर्ट भी बनाना है, मॉल भी बनाना है, रेलवे भी बनाना है, सड़क भी बनाना है, डैम भी बनाना है, नहरें भी बनानी है, पता नहीं क्या क्या बनाना है, स्टेडियम भी बनाना है, सब तो बनाना है। अगर हम सिर्फ रोड बनाने लगे तो घर कहाँ बनेगा, स्टेडियम कहाँ बनेगा? सारी चीज़ की ज़रूरत है। तो वी हैव लिमिटेड रिसोर्स
and we also have unlimited want. This is a human nature, and the adjustment between these two is known as economics. ठीक है बच्चों? Okay. If you want to note down, please note down. बच्चों, इकोनॉमिक्स की मीनिंग जानने के बाद मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से और ये किससे रिलेटेड था। देखिए बेटा, इकोनॉमिक्स वर्ड जो है ग्रीक वर्ड ओक्योनोमिया से आया था, ठीक है, और इसका मतलब था हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओकोनोमिया, इसका मतलब था हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो उसी को फिर बाद में सिस्टमैटिक तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया गया, तो फिर वो इकोनॉमिकल थ्योरी यहाँ पे बन गई। मीन्स इस एक मतलब उस हाउस होल्ड मैनेजमेंट की जो ग्रीक हिस्ट्री में, हमारे जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में अगर हम जाएं, तो जो कि इसकी ओरिजिन ग्रीक शब्द से हुई है, तो उसको फिर बाद में ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट किया गया। तो बेटा हम ये बताना चाहते हैं कि ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट से कैसे ये इकोनॉमिक्स बना, और इसको सबसे पहले सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करने वाले कौन थे बेटा? एडम स्मिथ। सबसे पहले इसको सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट किया था एडम स्मिथ ने। बेटा एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी थी 1776 में। अपनी बुक में, उनकी बुक का नाम था बेटा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर and causes of nature and causes of wealth of nation, causes of wealth of nation। बेटा कहीं कहीं wealth of nation भी लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उनकी बुक का नाम था। द बुक इज़ वेल्थ ऑफ नेशन, इट इज़ अ फुल नेम ऑफ बुक। तो वेल्थ ऑफ नेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में एडम स्मिथ ने दिया था, उसमें इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है बेटा? तो बेसिक हम इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मानते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों मानते हैं? सबसे पहले 1776 में इकोनॉमिक्स को इस पूरी दुनिया के सामने सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करने का काम किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था। इसके बाद देखिए बेटा, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए, जैसे इसके बाद एल्फ्रेड मार्शल आए, जेएम कीन्स आए, इसके बाद जो है एसी पीगू हैं, मतलब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं। अभी आप इन चीज़ों को आगे पढ़ेंगे और इनके कंट्रीब्यूशंस को मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये सारे इकोनॉमिक्स ने धीरे धीरे फिर अपना इस इकोनॉमिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और इकोनॉमिक्स आज जो है काफ़ी अच्छे स्केल पर जानी जाती है, और इस सब्जेक्ट को उतने ही अच्छे स्केल पे पढ़ा भी जाता है। ठीक है, तो एडम स्मिथ कौन है बेटा? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कब सिस्टमैटिक तरीके से इन्होंने इकोनॉमिक्स को प्रेजेंट किया? 1776 में। कौन सी बुक थी उनकी? वेल्थ ऑफ नेशन। क्या डेफिनेशन थी उनकी? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में जानने के बाद हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए बेटा, जो आप पढ़ भी रहे हैं, जो अभी आप पढ़ भी रहे हैं, देखो बेटा इसमें क्या है? इकोनॉमिक्स is divided into two parts, microeconomics and macroeconomics। माइक्रो और मैक्रो को एक्सप्लेन करने से पहले ये मैं बता दूं कि इसको अलग किसने किया था? इसको अलग किया था 1933 में रैगनर फ्रिस्क ने। ठीक है बेटा, रैगनर फ्रिस्क ने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों,
माइक्रो एंड मैक्रो अगर हम दोनों को देखें तो बड़ा कॉमन सा डिफरेंस नज़र आता है। और बेटा वो कॉमन सा डिफरेंस क्या है कि देखिए, मैं अभी शब्द के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वर्ड के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इधर आपको आई दिखेगा, इधर आपको ए दिखेगा। अगर हम इस आई को बाहर निकालें तो इसका मतलब हो गया इंडिविजुअल, और अगर हम यहां से ए को बाहर निकालें तो इसका मतलब हो गया एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं? देखो बेटा, सर ये कहना चाह रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जिसमें हम किसी भी इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट को, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं। देखो कितना आसान है समझना, इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं। अब इंडिविजुअल लेवल क्या है? जैसे मान लो मेरी इनकम, भाई देश में 130 करोड़ लोग रह रहे हैं, अगर तुम सिर्फ मेरी इनकम मुझसे पूछ रहे हो तो वो माइक्रो है, एक लोग की इनकम। अब ध्यान देना, कंपैरिजन। अच्छा, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन ऑफ वन फर्म, प्रोडक्शन ऑफ, मान लीजिए मैं कहूँ टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स एक फर्म है। तो टाटा ने इस साल कितनी कार बेची, बनाई, ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द इंडिविजुअल स्टडी ऑफ वन कंपनी, वन फर्म। तो बेटा उसे क्या बोलोगे? माइक्रो। मेरी इनकम माइक्रो। समझ में आ रहा बेटा? लेकिन अगर हम लोग मैक्रो की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी द इकोनॉमी एज होल। मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं पढ़ते, पूरे इकोनॉमी लेवल पे पढ़ते हैं। जैसे अब मैंने कहा कि इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल मतलब मेरी इनकम, हम कहते हैं नेशनल इनकम। बेटा हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम मतलब पूरे राष्ट्र की इनकम, हमारे पूरे देश की इनकम। सिंपल सी बात है, हमारी इनकम एक लोग की बात थी, इंडिविजुअल। एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल, पूरा मिला दो। अगर हम कहें कि देश में जितनी भी आप कहिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लिया जाए, ऑटोमोबाइल में जैसे अगर हम कहें कि देश में जितनी भी कार बनाने वाली कंपनी है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार इन इंडिया, टोटल प्रोडक्शन हम कहते हैं 6000 कार जो है 2020 में बनाई गई पूरे इंडिया में, तो बेटा वो माइक्रो का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं सिर्फ एक कंपनी ने, टाटा ने कैसे बनाई, टाटा ने कितनी कार बनाई, महिंद्रा ने कितनी कार बनाई, टोयोटा ने कितनी गाड़ियां बनाई, तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज इंडिविजुअल, एक फर्म की बात। तो बेटा जब भी एक की बात हो तो माइक्रो, और जब किसी भी कॉन्सेप्ट को हम पूरे इकोनॉमी के बेसिस पे पढ़ रहे हो तो उसे हम माइक्रो कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आइए इसी में कुछ चीजें और ऐड करते हैं। देखिए बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही हम क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्राइस थ्योरी बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, आप जब अपनी बुक पढ़ेंगे और उसमें डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे तो डिफरेंस में देखिएगा, इसमें लिखा होगा कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी एंड इट इज़ नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, एक जो और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको डिफरेंस में मिल सकता है, मिलेगा भी, कि देखिए बेटा इसमें लिखा होगा टूल्स। एक आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस होगा, दैट इज टूल्स। तो बेटा टूल्स का मतलब है कि किस बेसिस पे माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्क करती है, किस बेसिस पे मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्क करती है। तो बेटा देखो, अगर हम लोग टूल्स की बात करें तो इसका जो टूल होता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। कौन सा डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। यहां इंडिविजुअल होगा, ध्यान रखना। और जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी माइक्रो का जो टूल होता है वो होता है एग्रीगेट डिमांड
एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है बेटा, ये डिमांड एंड सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इस बेसिस पे माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्क करती है, इस बेसिस पे माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्क करती है। एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट की चीज़ें याद रखना इसको कि बेटा देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अलग फादर हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अलग फादर हैं, इसका भी डिवीज़न हुआ था। अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर फादर की बात करें तो इसमें एडम स्मिथ को हम बोलते हैं कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे इकोनॉमिक्स के भी फादर एडम स्मिथ हैं और पूरे इकोनॉमिक्स में माइक्रो का जो हिस्सा है उसके फादर भी एडम स्मिथ हैं, लेकिन माइक्रो में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है देखने का जेएम कीन्स। जेएम कीन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा है, इसलिए इनको माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को सामने लाने के बाद इनको जो है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया। ठीक है बेटा, तो ये था कॉन्सेप्ट कि हम इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किए, माइक्रो एंड मैक्रो। रैगनर फ्रिस ने 1933 में इसको डिवाइड किया। माइक्रो का मतलब होता है कि हम किसी भी इकोनॉमिकल चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब किसी भी इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल बेसिस पे, तो समझ जाइएगा बच्चों कि वो माइक्रो है। अगर वो पूरे इकोनॉमी बेसिस पे स्टडी हो रही है तो वो माइक्रो है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। बच्चों अभी आपने पढ़ा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके? हम लोग पढ़ चुके इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, उसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जाना और ये जाना कि इकोनॉमिक्स को किस तरीके से हम अपनी रियल लाइफ में पाते हैं, उसको समझने की कोशिश की। इकोनॉमिक्स को रैगनर फ्रिस ने दो पार्ट में डिवाइड किया, माइक्रो को समझा, मैक्रो को समझा। अब बेटा हम लोग समझने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। दिस इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। देखिए बेटा, जब हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, जब हम किसी भी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी के भी दो वर्जन हैं। ऐसे कह लीजिए उस स्टडी को भी दो तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जैसे बेटा अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव साइंस की, मतलब इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस कब माना जाता है या कब कहा जाता है पॉजिटिव साइंस। देखिए किसी भी इकोनॉमिकल इस एस्पेक्ट को ऐसे पढ़ना मीन्स व्हेन वी स्टडी एनी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट एज दे आर और यू कैन से कि एज what is, ठीक है बेटा, what is, what was and what will be, तो बेटा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मतलब क्या है सर? देखो किसी भी चीज़ को हमने ऐसे पढ़ा कि जैसे वो है का मतलब कि हमने बस पढ़ लिया। अगर मान लीजिए कोई हमसे कहता है कि या हमने किसी बुक में पढ़ा या न्यूज़पेपर में पढ़ा या कहीं से सुना कि भाई इंडिया में अभी भी 9.53% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, फॉर एग्जांपल, कि अभी भी इतने लोग नीचे हैं। मान लीजिए कि हमने पढ़ा कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन यानी प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 15 पॉइंट समथिंग है, तो ठीक है पढ़ लिया, हमें इसमें कुछ कहना नहीं है, हमें इसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करना। तो बेटा जब हम किसी चीज़ को वैसे ही पढ़ें जैसे हमें दिख रही है, क्या है, क्या थी, क्या होगी। कोई कहा कि भारत 2050 तक विश्व महाशक्ति बन जाएगा, इकोनॉमी हमारी जो है दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी होगी, बहुत अच्छे, हमने उसे पढ़ लिया, तो बस उसे हमें पढ़ लेना है, उसमें हमें कोई सजेशन नहीं देना, उसमें हमें अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड नहीं करना है। तो ऐसी स्टडी को, ऐसी एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है बेटा, मतलब यहाँ पर हमें मेन किस बात का ध्यान रखना है? मेन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ को पढ़ो तो वैसे ही पढ़ो जैसे कि वो है,
जैसे देयर विल बी नो वैल्यू जजमेंट, नो वैल्यू जजमेंट, यहाँ आपको कोई अपनी तरफ से जजमेंट नहीं देना, यहाँ आपको कोई अपनी तरफ से सजेशन नहीं देना है। जब आप किसी भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट को पढ़ने के बाद सजेशन नहीं देते, वैल्यू जजमेंट नहीं देते, जैसा कि वो है वैसे ही पढ़ लेते हैं, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस। तो बेटा आप थोड़ा थोड़ा तो समझ गए होंगे कि नॉर्मेटिव में क्या होगा। नॉर्मेटिव में थोड़ा सा एडवांस स्टेप है। क्या है एडवांस स्टेप? देखिए, अगर हम लोग इसके कंपैरिजन में नॉर्मेटिव की बात करना शुरू करें तो नॉर्मेटिव में होता है कि व्हाट आउट टू बी। हम किसी भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को ऐसे पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव, ठीक है। अभी आपको पता चला कि सचिन जो है 0 रन पे आउट हो गए। मैं सचिन बहुत पुराना एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई नया क्रिकेटर सोच लो आप लोग। जैसे मान लो विराट कोहली 0 रन पे आउट हो गए, हमने मान लो पढ़ लिया, अच्छा कल विराट कोहली 0 पे आउट हो गया था, तो अब हम सजेशन देने लगे, ऐसे खेला होगा, वैसे खेलना चाहिए। अब हम दुनिया भर की सजेशन दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू जजमेंट पास कर रहे हैं, क्या होना चाहिए। अगर हमने कहा कि भारत को आज़ाद हुए आज न जाने 70 साल से भी ऊपर हो रहा है और अभी भी भारत में गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, आपने पढ़ा कि भारत में अभी 10% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो आप सजेशन देने लगे सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ये प्रोग्राम चलाना चाहिए, सरकार जो ये करती है ना उसको ये काम ना करके ऐसे ये काम करना चाहिए। मतलब हम सजेशन दे रहे हैं, हम वैल्यू जजमेंट दे रहे हैं। तो बेटा जब हम सजेशन देंगे, जब हम वैल्यू जजमेंट देंगे तो क्या होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मेटिव साइंस। सिंपल सी बात है। मतलब यहां पर क्या होगा, वैल्यू जजमेंट, यहां पर होगा वैल्यू जजमेंट, यहां पर होगा क्या, सजेशन, यहां पर होगा सजेशन, ठीक है। तो बेटा जब भी हम लोग सजेशन को इन्वॉल्व कर दें अपने एनालिसिस में, जब भी हम लोग वैल्यू जजमेंट को इन्वॉल्व कर दें, तो क्या होता है कि वो नॉर्मेटिव बन जाता है। यानी हम देखो उसमें वो चीज़ मिली रहेगी, व्हाट वाज, व्हाट इज, अच्छी बात है, ये तो वैसे ही रहेगा। उसी में एक चीज़ जुड़ जाएगी, सजेशन। क्या था, हमने पढ़ा क्या था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय भारत के 75% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए थे। यानी प्राइमरी सेक्टर पे लोड ज़्यादा था एम्प्लॉयमेंट का, सेकेंडरी सेक्टर में बहुत कम लोग थे, टर्शरी में कम लोग थे। अब हम पढ़ लिए, अगर उसको छोड़ दिए, उस पर कोई बातचीत नहीं, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं, तो वो पॉजिटिव। लेकिन अगर उसमें हम डिस्कशन करने लगे, उस पर अपना सजेशन पास करने लगे, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव। तो बच्चों ये चीज़ें हैं आपके सामने, ये सब 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं, इसके थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इसे रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप मैसेज करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।